जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। आडवाणी जी बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। उनका हल्का सा विरोध भी शुरू हो गया है। जैसी राजनीतिक यात्रा है वैसा ही राजनीतिक विरोध है। न जनता के समर्थन की यात्रा है, न जनता का इसमें विरोध है। आडवाणी की यात्रा ने नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार के सुशासन की पोल खोल दी। क्या ऐसा कहें? इसलिए कह सकते हैं कि उन्हें जन समर्थन बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं मिला। बिहार में ये यात्रा क्या फ्लॉप शो बनकर रह गई है? सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने इस यात्रा को हरी झंडी क्यों दिखाई? नीतीश जी क्या साबित करना चाह रहे हैं? और नीतीश जी नहीं, लालकृष्ण आडवाणी जी भी क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपको बताएंगे। पटना के गांधी मैदान में जब उन्होंने भाषण दिया तो क्या कहा? क्या ये दोनों की अलग अलग कोई राजनीतिक चाल है? कई सवाल हैं। उन सवालों का जवाब शायद आज न मिले, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में मिल जाएगा। आडवाणी जी की रथ यात्रा से नाराजगी कोई वैचारिक है या नहीं, संघ की नाराजगी, बल्कि राजनीति से प्रेरित है ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आडवाणी जी भी प्रधानमंत्री पद की रेस में है। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसे पार्टी चाहेगी, नहीं बनेगी। अंडरलाइन करके नहीं कह रहे हैं आडवाणी जी। आडवाणी जी कह रहे हैं जिसे पार्टी चाहेगी वो भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो जाएगा या प्रधानमंत्री बन जाएगा। आडवाणी ने पार्टी की राय के बगैर अपनी रथ यात्रा का ऐलान किया था। उन्हें नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर सफाई भी देनी पड़ी। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने यात्रा की शुरुआत लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव से शुरू की। जेपी आज नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी उन्हें याद करते हैं। लेकिन जयप्रकाश के चेलों ने ही उन्हें भुला दिया। 11 अक्टूबर को उनका जन्मदिवस मनाया जाता है। इस साल आडवाणी यात्रा की वजह से यह दिन चर्चा में रहा। सिताब दियारा से संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेपी की अमिट यादें जुड़ी हुई हैं। यही जेपी का गांव है। यहीं से आडवाणी ने अपनी जनचेतना यात्रा की शुरुआत की। 1954 में यहाँ भूदान यज्ञ के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे आए थे। इस गांव के लोग आज भी लोकनायक की बात करते हैं। जेपी से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। वे बताते हैं कि पहले जब बाढ़ आती थी तो जेपी भोजन का प्रबंध किया करते थे। उन्होंने गांव में सामूहिक निधि की स्थापना की थी, जिसमें हर माह हर घर से 25 पैसा जमा होता था, जिससे गरीब की बेटी की शादी और सामूहिक उपयोग की चीजें खरीदी जाती थीं। आज भी यहाँ बाढ़ आती है, लेकिन इस गांव के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जेपी के चेले मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जेपी के गांव में बिजली की व्यवस्था न कर सके। गांव की हालत देखकर बिहार में सुशासन के सारे दावे खोखले लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन में सरकार है। जेपी आंदोलन से बने नेता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। अब सवाल उठता है कि जब जेपी के जन्म स्थान को बिहार की सरकार ने इस तरह से नजरअंदाज किया, तब आडवाणी जी को जेपी का जन्मदिन और जन्म स्थान क्यों याद आया? क्या राजनीति के मौलिक मूल्यों को राजनीतिक दलों ने भुला दिया है? लालकृष्ण आडवाणी की जनचेतना यात्रा की घोषणा के बाद नीतीश कुमार को जेपी के गांव की याद आई। इस घोषणा के बाद जेपी के घर को सजाने का काम शुरू हो गया। जहां यह गांव बिजली से वंचित था, यात्रा की वजह से फटाफट यहां ट्रांसफार्मर, तार और खंभे लगाए गए। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार की सड़कों को बेहतरीन कर दिया गया है, लेकिन सिताब दियारा की सड़कों की हालत खराब थी।
आडवाणी की यात्रा से 6 सड़कों का निर्माण किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति। अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। जेपी आज नहीं है, शायद इसलिए जयप्रकाश के बनाए नेताओं ने उनके नारे को भी भुला दिया है, जिसका जीता जागता मिसाल जेपी का गांव है। अगर आडवाणी जी की यात्रा यहां से शुरू नहीं होती, यहां न तो कोई मीडिया पहुंचता, न ही यहां की कोई सड़कें बनती और न ही यहां बिजली पहुंचती। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस समय सिताब दियारा की स्थिति सपने जैसी है। पिछले महीने से प्रतिदिन कोई न कोई नेता और अधिकारी गांव में पहुंच रहा है। चारों तरफ काम चल रहा है। आडवाणी की यात्रा की वजह से बिहार के दूसरे गांवों के लोग अब कहने लगे हैं कि अगर शीर्ष नेता देश के प्रत्येक गांव से रथ यात्रा प्रारंभ करें तो कोई भी गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। जेपी के गांव की कहानी अब राज्य के दूसरे गांवों से अलग है। यहाँ मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना होगा कि राज्य के दूसरे गांवों में जहां जेपी जैसे नेता पैदा न हुए हों, उनका विकास कैसे होगा, वहां की सड़कें कैसे बनेंगी, उन गांवों में बिजली कौन मुहैया कराएगा, पीने का पानी कहां से आएगा। लोकनायक जयप्रकाश के गांव की जो हालत आपने अभी देखी, क्या उससे ये साबित नहीं होता कि सरकार ने, बिहार की सरकार ने जयप्रकाश के विचारों और उनकी यादों के साथ किया क्या? पिछले 20 सालों से ज्यादा समय तक जेपी के चेलों ने बिहार पर राज्य किया। चेला मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर जयप्रकाश जी नहीं होते तो ये आंदोलन, छात्र आंदोलन, जिसमें सुशील मोदी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव चमके बाहर निकल करके, ये वैसे ही फ्लॉप हो जाते जैसे बाकी आंदोलनों में रहने वाले नेता फ्लॉप हो गए और छात्र आंदोलन तो कहीं सफल ही नहीं हुआ। ये सफलता जयप्रकाश जी के दिमाग की, जयप्रकाश जी के अपनी सार्थकता की, जयप्रकाश जी के अपनी त्वरा की जीत थी, जिसकी वजह से बिहार आंदोलन, बिहार का छात्र आंदोलन सफल हुआ। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आडवाणी जी की यात्रा से नीतीश कुमार जी को क्या क्या फायदा हुआ। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत करते हैं। आडवाणी की रथ यात्रा कई राजनीतिक पहलुओं को सामने लेकर आई है। नीतीश कुमार और आडवाणी के लिए ये यात्रा किसी झटके से कम नहीं है। सिताब दियारा में उम्मीद से काफ़ी कम या उम्मीद से ज़्यादा लोग तो नज़र नहीं आए। छपरा में लोग आए, लेकिन आडवाणी की रथ यात्रा में जो रौनक होनी चाहिए वो रौनक देखने को नहीं मिली। छपरा में जो लोग थे वो लोग वहां के सांसद राजीव प्रताप रूडी की मेहनत का नतीजा थे। और राजीव प्रताप रूडी ने वहां एक पोस्टर भी लगाया जिसमें आडवाणी जी को अर्जुन और सारथी के रूप में नीतीश कुमार को दिखाया। नीतीश जी, आपको सारथी राजीव प्रताप रूडी ने दिखाया है। रास्ते के दोनों तरफ लोगों की भीड़ नहीं थी। राजनीतिक दलों के लिए एक संकेत है। मजे की बात यह है कि बाबा रामदेव यूपी में काले धन के मुद्दे पर यात्रा कर रहे हैं। यहां आडवाणी की यात्रा में आए लोगों से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब अन्ना आंदोलन करते हैं तो जन सैलाब उमड़ पड़ता है। क्या वजह है कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक नेता यानी लाल कृष्ण आडवाणी जी की यात्रा में जब वो यात्रा शुरू करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो आम जनता सड़कों पर नहीं आती? क्या वजह है कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री की अपील को लोग नजरअंदाज कर देते हैं? आइए आपको दिखाते हैं क्यों बिहार में आडवाणी जी की यात्रा को जन समर्थन नहीं मिला या कम मिला, और इसकी तुलना और किसी से करने की जरूरत नहीं है। आडवाणी जी के पुरानी रथ यात्रा 90 की रथ यात्रा से करने की जरूरत है। उसको देखें, आज रामदेव की यात्रा को देखें, अन्ना हजारे को देखें, और शायद एक हफ्ते के बाद राजनाथ जी की यात्रा चल रही है, उससे भी अगर तुलना करें
तो एक झटका लगता है कि क्या ऐसा हो गया इतने सालों में कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के प्रति लोगों की ललक, लोगों का आकर्षण खत्म कैसे हो गया। 11 अक्टूबर दिन के 3 बजे पटना के गांधी मैदान में आडवाणी जी की जनसभा होनी थी। उम्मीद थी कि काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों? इस जन चेतना यात्रा से जुड़ी एक दिलचस्प घटना पर गौर करें। एक बैनर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कृष्ण यानी सारथी और आडवाणी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया था। ये बैनर खूब चर्चा में रहा, लेकिन जब ये रथ पटना पहुंचा तो गांधी मैदान का सूना चेहरा और खाली आंगन इस अर्जुन और कृष्ण दोनों पर सवाल करते नजर आए। तो क्या आडवाणी की लोकप्रियता खत्म हो गई है? क्या उनमें अब वो धार नहीं रही? अगर ऐसा नहीं है तो क्या नीतीश कुमार का जादू अपना असर खो रहा है? जिस यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार और आडवाणी जैसे नेताओं पर हो, अगर वो फ्लॉप हो जाए तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? वैसे पटना शहर में हर जगह बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए। नीतीश कुमार और बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक इस रथ यात्रा को सुपरहिट बनाने में जुटे थे, लेकिन गांधी मैदान में महज कुछ हजार लोग ही दिखे। इनमें आम जनता की हिस्सेदारी न के बराबर थी। गांधी मैदान में मौजूद लोग ज्यादातर बीजेपी के कैडर थे। गांधी मैदान का आलम यह था कि बैरिकेडिंग तक गाड़ियां आराम से जा रही थीं। 1990 के रथ यात्रा में लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर आडवाणी का स्वागत कर रहे थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये हालत तब थी जब राज्य में आडवाणी जी की अपनी पार्टी की सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भरपूर सहयोग मिल रहा था। तो क्या आम आदमी का भरोसा अब आडवाणी से उठ गया है, या अब उनके मुद्दे में दम नहीं रहा? सवाल ये भी उठता है कि क्या बिहार की जनता ने अब नीतीश को भी अनसुना कर दिया है? दरअसल अन्ना आंदोलन के बाद से जनता को लगने लगा कि अब इस मुद्दे पर बोलने के लिए किसी और के पास कुछ ज्यादा नहीं है। जब यात्रा शुरू हुई तो आडवाणी के रथ पर सुषमा और अरुण जेटली भी सवार थे। छपरा में लोग जमा जरूर हुए, लेकिन छपरा से पटना आने के क्रम में जिस तरह का रिस्पांस मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसके बाद सुषमा स्वराज और अरुण जेटली रथ छोड़कर दिल्ली वापस आ गए। अपने भाषण में भी आडवाणी सिर्फ स्विस बैंक में जमा काले धन की ही बात करते रहे। जब पटना पहुंचे तो उन्होंने ये कहकर चौंका दिया कि अगर सुशासन का उदाहरण देखना हो तो बिहार को देखना चाहिए। मतलब साफ है, आडवाणी ने मोदी के शासन से नीतीश के शासन को बेहतर बता दिया। इस यात्रा में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जिसे देखकर इसे सफल कहा जा सके। सब कुछ ऐसे हो रहा है मानो रस्म अदायगी हो रही हो। बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक है। इस रथ यात्रा की तुलना आडवाणी की 1990 की रथ यात्रा से होगी। बिहार में आडवाणी की रथ को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने ब्रेक लगाया था, लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री आडवाणी के रथ को हरी झंडी दिखा रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक दिखना नहीं चाहते, लेकिन आडवाणी की रथ यात्रा का समर्थन कर देने से उनकी इस छवि पर दाग लगना लाजमी है। दरअसल नीतीश कुमार ने आडवाणी को हथियार बनाकर मोदी पर हमला करने की कोशिश की है। राजनीति में शब्दों के हेरफेर से कई बड़े खेल हो जाते हैं। नीतीश अब यही कर रहे हैं कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई इस लड़ाई में शामिल थे। इसे सांप्रदायिक मुद्दे से जोड़कर देखना ठीक नहीं है, लेकिन लालू यादव इस बार पूरी तरह से आक्रामक मुद्रा में थे। वो कहते हैं कि नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो आडवाणी की जन चेतना यात्रा पर खर्च का ब्यौरा मांगते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि आज नीतीश कुमार का भगवाकरण हो गया। पर उत्तर प्रदेश में अब आडवाणी जी पहुंच गए हैं। अगर यहां राजनाथ सिंह की सभाओं में आडवाणी जी से बड़ी भीड़ हुई तो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में एक और नाम शामिल हो जाएगा, और वो नाम है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह अपनी बात बहुत संभाल कर रखते हैं। आडवाणी जी की रथ यात्रा से भीड़ कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये कल से आपको तुलना देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कल एक ऐसा दिन होगा जब लोग देखने लगेंगे कि राजनाथ सिंह, आडवाणी जी, कलराज मिश्र और तैयारी
अन्ना हजारे की यात्रा की क्या नतीजा निकलता है। ये देश एक बड़े मजेदार राजनीतिक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नया दांव खेल चुके हैं। एक ब्रेक लेते हैं और नीतीश जी की राजनीति के बारे में थोड़ी बात उसके बाद और करें। दो टुक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बिहार बहुत मज़ेदार प्रदेश है। सन 90 में जब लालू यादव यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में रोक दी थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। उस समय नीतीश कुमार लालू जी के साथ थे। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने झंडी दिखाई, उनका स्वागत किया और उन्हें बिहार से आराम से गुजरने दिया। लेकिन 90 में जो लालू यादव ने किया, कई सालों तक उन्हें अल्पसंख्यकों का निर्विवाद समर्थन मिलता रहा। ऐसी पृष्ठभूमि में अगर नीतीश कुमार आडवाणी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने का जोखिम उठा रहे हैं, जो उन्होंने उठाया, तो जरूर कोई बात होगी नीतीश कुमार के दिमाग में। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू कर सिर्फ भाजपा में प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार नरेंद्र मोदी को मात नहीं दी है, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन का गुणगान कर बिहार में अपनी गठबंधन सरकार के लिए नया राजनीतिक दांव भी चल दिया है। पर मजे की बात ये है कि इस रथ यात्रा के जरिए अगर किसी का उद्देश्य सफल हो रहा है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की इस ख्वाहिश से तो हर कोई वाकिफ है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और उनकी इस ख्वाहिश में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है तो वो है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। आडवाणी को नीतीश कुमार अपनी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में खुद का प्रतियोगी नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार भी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि आडवाणी की प्रधानमंत्री के तौर पर देश भर में स्वीकार्यता नहीं है। वहीं गुजरात दंगों के बावजूद नरेंद्र मोदी के लिए हालात उतने तल्ख नहीं है, क्योंकि गुजरात में मोदी की विकास पुरुष की जो छवि है वो वहां के अल्पसंख्यकों को भी प्रभावित करती है। इधर नीतीश कुमार ने भी खुद की धर्मनिरपेक्ष छवि बना रखी है। बिहार में विकास के लिए बयार बहाने का श्रेय भी उन्होंने अपने सिर सजा रखा है। लिहाजा कई मसलों पर मोदी की नीतियों और क्रियाकलापों पर नीतीश कुमार ने खुलकर टिप्पणी की है। यही वजह रही कि जब आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई और नीतीश कुमार ने झंडी दिखाकर उनकी यात्रा का शुभारंभ कराया, तो वहां भाजपा के सभी छोटे बड़े नेताओं के पोस्टर टंगे थे, पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर कहीं भी दिखाई नहीं दी। नीतीश कुमार ने आडवाणी को आगे करके एक ऐसी चाल चली है जिससे ये संदेश पूरे देश में गया है कि अब जदयू की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो खुद के बलबूते अपनी पार्टी को केंद्र की सत्ता में ला सके। ऐसे में भाजपा को साथ लेकर चलना उनकी मजबूरी है। नीतीश कुमार ने काफी होशियारी से अपनी ये चाल चल दी है और उसमें सफल भी हुए हैं। आडवाणी की इस रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी की इस अवहेलना से उनके कार्यकर्ता तिलमिलाए हुए हैं। भाजपा की दूसरी पंक्ति के नेताओं के बीच अंदरूनी जंग भी छिड़ गई है। अंदर ही अंदर आडवाणी की आलोचनाएं भी शुरू हो चुकी हैं और नीतीश कुमार बड़ी ही खामोशी से इस स्थिति को अपने पक्ष में करने में लग चुके हैं। चूंकि आडवाणी की ये यात्रा भ्रष्टाचार विरोधी है और नीतीश ने खुद की छवि भ्रष्टाचार विरोधी बनाने में कुछ हद तक सफलता भी पाई है, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने जनता के बीच नीतीश की छवि को कुछ दागदार भी बना दिया है। अब नीतीश कुमार आडवाणी की यात्रा के जरिए देश भर में अपनी साफ सुथरी छवि का ढिंढोरा पीटने की जुगत में है। दूसरी अहम बात ये भी है कि भाजपा नेतृत्व वाले राजग और कुछ अन्य विपक्षी दलों का एक तमगा सुनियोजित तरीके से नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी की तुलना में प्रधानमंत्री पद के लिए ज्यादा योग्य साबित करने का हौवा फैलाने लगा है। प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा संजोए लाल कृष्ण आडवाणी को इस बात का अंदेशा तक नहीं है कि नीतीश कुमार उनके सहयोगी बनकर उनके ही मुकाबले अपने नाम की बड़ी लकीर खींच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार की भी एक समस्या है। उनकी एक गलती उनकी सारी योजनाओं की हवा निकाल सकती है। ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार बिहार में अल्पसंख्यकों के समर्थन से सत्ता में आए हैं।
आडवाणी का साथ देकर मुसलमानों के बीच एक ऐसा संदेश दिया है जो बिहार की चुनावी राजनीति को बदल सकता है। लालू यादव चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि उनके यादव मुसलमान समर्थन में से मुसलमानों ने साथ छोड़ दिया है। नीतीश का आडवाणी को समर्थन मुसलमानों को वापस लालू यादव के कैंप में भेज सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। नरेंद्र मोदी अगर हिंदुत्व का चेहरा बनकर के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पे सामने आते हैं और उन्हें अगर 2/3 बहुमत मिल जाता है तो ये देश बदल जाएगा। बदलने का मतलब इस देश में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जैसे विवाद आगे नहीं होंगे। हर जगह राम मंदिर बनेगा। इस देश के अल्पसंख्यकों को, चाहे वो ईसाई हों चाहे वो मुसलमान हों, इन्हें दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में जीने की आदत डाल लेनी पड़ेगी। ये देश बदल जाएगा। लेकिन अगर 2/3 बहुमत नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में नहीं मिला और कहीं आडवाणी जी चुनाव लड़े और उन्हें भी ये बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या होगा? इस देश में हो सकता है एक नया गठबंधन उभरे और उस गठबंधन के पहले नेता के तौर पे नीतीश कुमार सामने आएंगे। हालांकि बहुत सारे नाम हैं। लालू यादव जी का नाम है, शरद यादव जी का नाम है, मुलायम सिंह यादव का नाम है, रामविलास पासवान का नाम है, शरद पवार का नाम है, कई सारे नाम हैं। एक नया गठबंधन सामने आएगा और वो थोड़े दिनों तक सरकार जरूर चलाएगा, लेकिन सरकार कितने दिनों चलेगी पता नहीं। और तीसरा दृश्य 2014 का चुनाव या अगला चुनाव, 2014 से पहले होता है लोकसभा का, तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में हो। कांग्रेस में बहुत तेजी के साथ ये हलचल है कि अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए और इसकी एक झलक सलमान खुर्शीद ने दी है। सलमान खुर्शीद ने ये कहा कि लोकपाल संस्था संवैधानिक संस्था होगी और इलेक्शन कमीशन से ज्यादा मजबूत होगी। स्वरूप सामने नहीं आया है, लेकिन जिस चीज को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बाद नकार दिया था, उसे ही आज करने की बात प्रधानमंत्री को करनी पड़ी, जिसका पहला इशारा सलमान खुर्शीद ने किया है। ये होने वाला है 2014 में। ये देश कैसा चलेगा, कैसे बनेगा, या अन्ना हजारे के द्वारा जगाई हुई चेतना कहीं निर्दलियों को तो नहीं लोकसभा में बड़ी संख्या में भेज देगी, जिसमें किसान होंगे, मजदूर होंगे, नौजवान होंगे, और वो नौजवान जिन्हें राहुल गांधी अब तक अपना विषय बनाते रहे, वो अन्ना हजारे के साथ खड़े होकर के लोकसभा में पहुंच जाएंगे। क्या होगा आपके ऊपर निर्भर करता है। सोचिए, हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotuk@gmail.com पर।